हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इसके स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू किया जाए, देखा जाए। देखिए, इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है इसके ओरिजिनेशन पे चलते हैं। यदि हम लोग बात करें तो ये पूरी जो हमारी दुनिया है, जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उसको बेसिकली देखा जाए तो वो दो पार्टिकल से, यानी कि दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पार्टिकल तो नहीं, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं। एक को हम लोग बोल सकते हैं कि एक हमारे पास रेडिएशन और दूसरा है पार्टिकल। यानी कि पूरी दुनिया, जो कुछ भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो रेडिएशन और पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। रेडिएशन में क्या आएगा? तो रेडिएशन में वेव्स आएंगी, वेवलेंथ आएंगे, वेव की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। जैसे सन की रेडिएशन हो गई, ठीक। पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स में क्या आएंगे? पार्टिकल्स में वो ऑब्जेक्ट आएंगे जिनके पास मास होगा। आ रहा बात समझ में? जो वॉल्यूम रखते होंगे, जो मोमेंटम रखते होंगे, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पार्टिकल्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक। पार्टिकल्स के पास वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है और रेडिएशन से, यानी कि वेव के पास पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। अच्छा, एक चीज है जो इन दोनों में कॉमन है, वो क्या है? तो वो है एनर्जी। वो है एनर्जी। एनर्जी रेडिएशन के पास भी होता है और एनर्जी जो है वो पार्टिकल के पास भी होता है। आ रहा बात समझ? तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये पूरी दुनिया दो पार्टिकल से मिलकर बनने की, दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, रेडिएशन और पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल है, यदि हम लोग पार्टिकल देखें तो पार्टिकल के पास एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। पार्टिकल के पास जो है वो एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दो पार्टिकल, यानी कि मैटर, दो मैटर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जिस फोर्स को नाम क्या दिया गया है? तो उस फोर्स को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। आ रहा बात समझ में? वो पार्टिकल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या देखने के लिए मिला कि इस पार्टिकल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक है क्या? वो कैरेक्टरिस्टिक है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया गया। जैसे कि यदि हम अपने सोलर सिस्टम में देखें तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही है। एक स्टार से दूसरे स्टार की दूरी फिक्स बनी हुई है, तो दिस इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही है, ठीक है। तो क्या देखा गया? साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि ये जो फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके वजह से काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है इस पार्टिकल के पास ये जो मास है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी इनहेरेंस प्रॉपर्टी, जो इसका मास है, इस मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब क्या इस नेचर में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है? इसको आगे ये सोचा कि आगे देखा गया कि क्या हर दो बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट हर जगह सही आ रहा है? इस पे विचार किया गया, इस पे देखा गया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला कि नहीं, एक और भी फोर्स है इस नेचर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स से हट करके है।
ग्रेविटेशनल फोर्स से हट करके है। वो फोर्स अभी आपके सामने है, वो फोर्स फिलहाल अभी भी आपके सामने है, बस आपको उस चीज को समझना है कि वो फोर्स कौन सा है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर सोचिए कि यदि हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड रहता, ठीक है, और उस ब्लैक बोर्ड पर हम व्हाइट जो चाक आता है उससे लिखते हैं। क्या होता है, जैसे ही हम चाक लेते हैं और उस व्हाइट बोर्ड पर ऐसे चलाते हैं, निशान बन जाता है, लिख पाते हैं हम उस पर। ठीक, अच्छा, अब ये जो चाक के पार्टिकल्स हैं वो उस व्हाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड से स्टिक कर जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब साइंटिस्टों ने सोचा कि ये जो हमारे पास चाक है ये ब्लैक बोर्ड से स्टिक कर गया, मतलब कि जो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल हैं और जो चाक के पार्टिकल हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ब्लैक बोर्ड ने इस व्हाइट चाक को अपने अंदर जो है चिपका लिया, अपने ऊपर चिपका लिया। अब बात ये आती है कि क्या इस चाक के पार्टिकल के ऊपर ये जो ब्लैक बोर्ड पर लगा हुआ है, क्या इस पार्टिकल के ऊपर अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? क्या अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? सिंपल सी चीज है भाई, अर्थ बहुत बहुत बड़ी बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की तुलना में बहुत ही ज्यादा मास रखा है। जब इतना ज्यादा मास रखा है तो फिर उस हिसाब से इस चाक के पार्टिकल और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से यदि हम ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख रहे हैं तो वो उस पर स्टिक नहीं होना चाहिए, उसको गिर जाना चाहिए। या फिर आपके सामने है जो व्हाइट बोर्ड है, ये सारी चीजें जो इस पर लिखी हुई हैं, यदि भाई ये जिसे सपोज करिए कि यहां पर लिखा हुआ है ब्रांच, तो ये जो ब्रांच है इसमें जो इंक के पार्टिकल इसे जो स्टिक हुए हैं, इन पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा अर्थ का, और अर्थ इसको अपने नीचे की तरफ खींचना चाह रही होगी। यदि ये ब्रांच लिखा हुआ जो इंक के नीचे नहीं जा रहा है तो एक चीज क्लियर हुआ कि इस बोर्ड और ये इंक के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा है किससे? इस इंक के जो पार्टिकल है वो और अर्थ के द्वारा जो लगाया गया फोर्स, यानी कि दोनों की अर्थ और इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे कहीं ज्यादा फोर्स है कौन सा? ये इंक और इस बोर्ड के बीच में लगने वाला फोर्स। आ रहा बात समझ में? तो अब ये चीज जो है वो लोगों के दिमाग में आई, साइंटिस्टों के दिमाग में। साइंटिस्टों ने ये सोचा कि लग रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हट के भी कोई दूसरा फोर्स है। ठीक, इस पे चर्चा करना शुरू किए। ठीक, क्या देखा गया कि फिर से वही एक चीज लिया गया है। सपोज करिए कि हम लोग वही लेते हैं, हम लोग चौक लेते हैं, उस चौक को सिर्फ और सिर्फ हम लोग ब्लैक बोर्ड पर ऐसे लगा देते हैं जाके। ठीक, ऐसे लगा देते हैं। ऐसे लगाने से चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं चिपकते हैं। ठीक, अब बात आई कि ये कैसे हो सकता है? एक बार यही पार्टिकल चिपक रहा है और एक बार यही पार्टिकल नहीं चिपक रहा है, आखिर क्या माजरा है इसका? ठीक, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करके देखे गए और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा गया कि यदि इस चाक को हम लोग रब करते हैं, मतलब इस सरफेस पर रब किया जाए, इस सरफेस पे रब करते हैं, तो रब करने के बाद ये चाक के पार्टिकल्स जो है वो बोर्ड पर चिपक रहे हैं। यदि हम लोग रब नहीं करें तो ये चिपकेंगे नहीं। ठीक, तो क्या कंक्लूजन निकाला गया, किस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद एक दूसरा भी फोर्स है और वो फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब ये जो फोर्स है ये आता कहां से है? तो ये मैटर के पास एक और भी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया गया चार्ज का। आ रहा बात समझ में? अब चार्ज के साथ कंडीशन ये लगा कि ये चार्ज, जैसे मास पार्टिकल के पास हमेशा रहता है और वो अपना एग्जिस्टेंस शो करता है, मैटर के पास जो चार्ज है वो है तो, लेकिन वो हमेशा शो करेगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक को, ये कोई जरूरी नहीं है।
इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो यदि किसी मैटर के चार्ज को देखना है तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस बताया गया कि उसके लिए आपके पास छोटा सा प्रोसेस है रबिंग का। यदि आप रब करते हैं तो रब करने से एक मैटर के ऊपर चार्ज जनरेट कर सकते हैं, और उस चार्ज के आ जाने के वजह से वो जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगा सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से करके जो है वो चार्ज का ओरिजिनेशन धीरे धीरे जो है वो हुआ, और देखा गया कि इस नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि मास के द्वारा जो फोर्स लगता है उसके अलावा भी एक फोर्स है जो मास पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। आ रहा बात समझ में? चार्ज भी मास की तरह ही इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक मैटर का। बस अंतर क्या है कि मास हमेशा दिख जाता है, यानी कि हमेशा मास को फील किया जाता है, लेकिन चार्ज को फील करने के लिए जो है वो हमको कुछ प्रोसेस करने होते हैं। अभी प्रोसेस का चर्चा 1 by 1 हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल बस हम इतना समझते हुए चलते हैं कि रबिंग एक प्रोसेस है जिससे किसी मैटर के ऊपर हम लोग चार्ज जनरेट कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए अब बात आ जाता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं क्या ये भी उसी तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि फोर्स शो करते हैं जो मास के द्वारा शो किया जाता है? तो हमको मालूम है कि मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स शो किया जाता है वो फोर्स का नेचर ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक? तो आइए समझते हैं इस चीज को कि क्या चार्ज के द्वारा भी जो फोर्स लग रहा है क्या वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है? ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक चीज तो क्लियर हुआ कि रब करने से जो है वो एक मैटर यानी कि एक पार्टिकल जो है वो चार्ज होता है। रब करने से वो चार्ज होता है, यानी कि वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिफाइड होती है। ठीक है, अच्छा रब करने से कैसे हो जाएगा, अभी इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि रब करने से जो है वो चार्ज होता है। ठीक है, अब ऐसे करके देखा गया तो क्या देखने के लिए मिला, जरा ये चीज हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम लोग ले लेते हैं एक ग्लास रॉड। ठीक है, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसको रब करते हैं, फिर एक दूसरा ग्लास रॉड लेते हैं और उसको रब करते हैं। उन दोनों ग्लास रॉड को रब करने के बाद हम लोग जो है वो उसको एक जगह हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्लास रॉड और एक ये दूसरा हमारे पास ग्लास रॉड, यदि इसको हम ऐसे लटका देते हैं, इसको रब किए तो इसके ऊपर भी चार्ज आया और इसके ऊपर भी चार्ज आया। यदि ये भी ग्लास रॉड है और ये भी ग्लास रॉड है तो क्या देखने के लिए मिला कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर हो गए। ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे तरह का मैटर लिया गया, सपोज कर लेते हैं प्लास्टिक लिया गया। प्लास्टिक को लिया गया, फिर से उनको रब करके और एक ही नीडल पर दोनों को हैंग कर दिया गया, यानी कि प्लास्टिक लिया गया। यहां पर भी क्या हुआ, ये भी एक दूसरे से दूर हुए। ठीक, तो क्या देखा गया कि ये ग्लास भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, प्लास्टिक भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इस बार क्या किया गया कि सेम वही नीडल से जो है वो एक ले लिया गया, क्या एक मतलब एक यहां पर ले लिया गया, दो नीडल ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं ग्लास और ये एक ले लेते हैं प्लास्टिक। क्या देखने के मिला यहां पर कि इस बार ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर हमेशा दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहां पर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। लेकिन जैसे ही दो चार्ज बॉडी अलग अलग नेचर का हम ले आए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर ली, अट्रैक्ट कर ली। तो एक कंसेप्ट क्या यहां से निकला, एक कंसेप्ट ये आया कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, ये जो सिमिलर चार्जेस, देखिए नोट करके हम लोग लिखे हैं, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं ये रिपेल करते हैं।
और जो डिसिमिलर चार्ज होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं। आ रहा बात समझ में? सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और जो डिसिमिलर चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, यानी कि एक कंसेप्ट यहां से आया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस शो बोथ द प्रॉपर्टीज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों जो है वो शो किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा फिर अच्छा अगली लाइन देखिए कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ वी एक्सेप्ट दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। अब बात आती है कि यहां पर जो है वो ये बात आई कि ये जो चार्जेस थे, चार्ज बॉडीज थी, ये रिपल्सन किया, ये रिपल्सन किया और ये अट्रैक्शन किया। अब दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, ये सब चार्ज बॉडीज हैं, कहीं पर रिपल्सन और कहीं पर अट्रैक्शन, आखिर इसका क्या माजरा है? ठीक। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये सोचा गया कि इसका मतलब ये है कि लग रहा है कि मास की तरह, जैसे मास एक सिंपल एक कंसेप्ट है मास का, मास एक यूनिक चीज है, चार्ज ऐसा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि चार्जेस के लग रहा है कि टाइप्स हैं, चार्जेस के क्या लग रहे हैं कि टाइप्स हैं, क्योंकि यदि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की प्रॉपर्टी यदि शो कर रहा है और इसको यदि आपको समझना है तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आप ये कंसेप्ट लेकर के चलोगे कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं। चार्जेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक। अच्छा, अब चार्जेस जब दो तरीके के होते हैं तो कौन कौन से चार्ज होते हैं? तो सबको मालूम है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक। अच्छा, किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और किसी बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज कैसे आता है ये भी हम लोग को मालूम है। कैसे? यदि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो हम लोग क्या बोलते हैं? यदि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है मतलब रब करने के दौरान, रबिंग से जो चार्जेस हम लोग क्रिएट किए उसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्यों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन से, रब करने का मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन से जो है वो चार्जेस आ रहे हैं, इस वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला गया है। ठीक है। यदि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रब करने से क्यों आया होगा? तो सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग यही जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब रब करने पर इसके इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके चले गए होंगे। यदि किसी बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यदि किसी बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज क्यों आया होगा? तो क्यों आया होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी पर आकर के लग गए होंगे। तो एक चीज यहां से क्लियर हुआ, एक चीज यहां से क्लियर हुआ कि यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रिफाइड होती है, इट मींस दैट इफ अ बॉडी गेट्स चार्ज देन द पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलेक्ट्रिफिकेशन इज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी बॉडी, वो इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि किस पार्टिकल के वजह से बॉडी इलेक्ट्रिफाइड होती है, चार्ज होती है? तो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिफाइड होती है। ठीक। अच्छा, अब बात आता है कि ये जो चार्जेस का नाम रखा गया पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसके नोमेनक्लेचर का क्या कंसेप्ट है? इसके नोमेनक्लेचर का क्या कंसेप्ट है? तो देखिए, इसके नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट ये है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है ए और हमारे पास एक बॉडी है बी। हमारे पास एक बॉडी है ए और हमारे पास एक बॉडी है बी। ये बॉडी ए चार्ज है, ये दूसरे तरह की बॉडी है बॉडी बी, ये भी चार्ज है। तो ये दोनों बॉडी को एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं। दोनों बॉडी को एक दूसरे से नजदीक ले आने पर क्या देखने के लिए मिला कि स्पार्क हुआ और कुछ स्पार्किंग इधर से इस वाली बॉडी से निकल के इसमें गई। और कुछ देर के बाद क्या देखने के लिए मिला कि ये दोनों बॉडी के पास, जब ये चार्ज हुई तो इनके पास अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो कुछ समय के बाद खत्म हो गई। कुछ समय के बाद खत्म हो गई। तो जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आती है तो हम लोग बोलते हैं बॉडी गेट्स चार्ज।
और जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी चली जाती है तो बोलते हैं द बॉडी गेट्स डिस्चार्ज, यानी कि यहां पर बॉडी का डिस्चार्जिंग हो गया। ठीक, अच्छा अब यदि बॉडी का डिस्चार्जिंग हुआ तो जरा सोचिए, हमारे पास एक नंबर है +5 और दूसरा हमारे पास एक नंबर है -5। यदि इन दोनों को आपस में हम मिलाते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? तो रिजल्ट हमको मिलेगा 0। समझ में आ रहा है मेरी बात? रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। मतलब इसके नॉमेनक्लेचर में वही मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अप्लाई किया गया कि जैसे मैथमेटिक्स में +5 और -5 मिलकर के +5 और -5 मिलकर के 0 बना देते हैं, इन द सेम वे यहां पर दो चार्ज बॉडी भी मिलकर के यदि डिस्चार्ज होती हैं तो इसका मतलब ये कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और दूसरा निगेटिव चार्ज रखा है। एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और दूसरा निगेटिव चार्ज रखा है। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे चार्जेस के बारे में जो है वो जानकारी मिली। ठीक, और मतलब कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ कि रब करने से बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। अच्छा, अब यही चीज जो है, अच्छा रबिंग से यदि चार्ज आता है तो साइंटिस्टों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के नियरली दुनिया की जितने भी साइंटिस्ट थे सबके अंदर यही होड़ लगी हुई थी कि यार ये तो बहुत आसान चीज है। बहुत आसान चीज कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेज का कंसेप्ट तो वो कंसेप्ट है जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। उसी में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक काइट एक्सपेरिमेंट किया और वो रबिंग वाले कंसेप्ट पर उन्होंने, या फिर जो लाइटनिंग की बात की है कि जो स्पार्क देखने के लिए मिला, इसी कंसेप्ट में उन्होंने सोचा कि ये जो आकाशीय बिजली होती है यानी कि जो आकाश में लाइटनिंग होती है इसके होने का क्या रीजन है? क्या वहां पर भी तो यही नहीं है कि एक बॉडी की डिस्चार्जिंग हो रही हो? वहां पर भी हो सकता है कि वही हो। इसी चीज को जानने के लिए उन्होंने जो है वो एक काइट एक्सपेरिमेंट किया। उस काइट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक पतंग उड़ाई उन्होंने और उस पतंग को उन्होंने बादलों तक पहुंचाया। ठीक, उन्होंने सोचा कि यदि वहां पर लाइटनिंग हो रही है तो सिंपल सी चीज वहां पर चार्ज होंगे, और यदि वहां पर चार्ज होंगे तो वो चार्ज जो है वो धागे के थ्रू, जो स्ट्रिंग है उसके थ्रू उनकी बॉडी में आएंगे और उनकी बॉडी को शॉक लगेगा। आ रहा बात समझ? वो पतंग उड़ाए, उनकी पतंग बादलों तक गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको शॉक नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि लग रहा है कि ये जो हम थ्रेड लगाए, जो धागा लगाए हैं, ये इंसुलेटर है, इस वजह से जो है चार्जेस नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी की, मेटल की की जो है वो धागे में लगा के उसको भेज दी। ठीक है, धागे में लगाने के बाद भेजे, उसके बाद भी जो है वो उनके बॉडी को शॉक नहीं लगा। ठीक, तब तक उसी दौरान जो है वो हुआ क्या कि बारिश हुआ। ठीक, बारिश होने से जो धागा था, जो थ्रेड था, वो गीला हो गया। गीला हो जाने की वजह से अब बारिश के दौरान लाइटनिंग भी हुई। ठीक, अब हुआ क्या कि उनकी बॉडी को शॉक लगा और वो खुश हुए। मतलब दुनिया के पहले ऐसे आदमी जिनको शॉक लगने के बाद भी जो है वो खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है क्योंकि उन्होंने जो है वो एक चीज एक्सेप्ट की, एक कंसेप्ट वहां से ढूंढा कि ये जो लाइटनिंग होती है और हमको चमक दिखाई देती है, मतलब वहां पर भी बादल आपस में आके टकराते हैं और वो डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्जिंग के दौरान ही चमक देखने के लिए मिलता है। आ रहा बात समझ में? साइंटिस्ट का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया? तो काइट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि जो आकाशीय बिजलियां हमको चमकती हुई नजर आती हैं वो क्या होती हैं, वहां पर बादल एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर के और क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके फील्ड्स के बारे में जो स्टडी करने वाले हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो है वो उस चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रेस्ट में रहेगा। मतलब ये चार्जेस की मोशन नहीं कराने हम लोग को,
और चार्जेस जब रेस्ट में रहते हैं, चार्जेस जब रेस्ट में रहते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करते हैं जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्जेस रेस्ट में रहते हैं तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाते हैं और उस फील्ड को नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स नाम दिया गया है। आ रहा है बात समझ में। और चार्जेस जब रेस्ट में है तो फिजिक्स की वह ब्रांच जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रुके हुए चार्ज की स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको बाबू बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो उसमें हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक, अब एक टर्म यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ठीक, तो क्या हम लोग देखें कि यदि दो बॉडी है, दोनों बॉडी को हम लोग रब कर लेते हैं, तो रब करने के बाद दो पार्टिकल जो चार्ज कैरी करते हैं, जो जिसके पास चार्ज है, उनको यदि हम लोग ले आते हैं और वो आपस में स्टिक कर जाते हैं तो उनके आपस में स्टिक कर जाने को ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। यानी कि टू पार्टिकल्स विच आर चार्ज्ड दे स्टिक टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। यानी कि दो पार्टिकल जो चार्ज्ड हैं और वो एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। आ रहा है बात समझ में सबको? तो एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब एक टॉपिक है अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ये समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसका भी चर्चा कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या बताया गया, इसमें कुछ मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ग्लास है, फ्लैनेल है, वुड है, सिल्क है, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, सीलिंग वैक्स, प्लास्टिक और सल्फर। इसमें यह बताया गया कि कोई भी यदि हम दो लेते हैं, सपोज करिए ये ग्लास और फ्लैनेल लेते हैं, और ग्लास और फ्लैनेल इन दोनों को आपस में रब करते हैं, तो रब करने पर जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऊपर वाला मटेरियल होगा, ऊपर वाला मटेरियल यानी कि क्या यहां पर आया आपका ग्लास, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो नीचे वाला फ्लैनेल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यानी कि ये जो आपके पास फ्लैनेल है, इस फ्लैनेल के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे मटेरियल्स को लिया गया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके जो है वो इन सारी चीजों को देख करके और ये एक सीरीज बनाई गई जिसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आप मेमोराइज रखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस दो चीजों को लेकर के और आपस में रब करेंगे तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है। जैसे कि आपसे हम बोल दें कि ग्लास को ले लीजिए और सिल्क क्लॉथ को ले लीजिए, इन दोनों को रब करिए, बताइए पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके ग्लास के ऊपर, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसी सिल्क क्लॉथ को जरा प्लास्टिक से रगड़िए, इसी सिल्क क्लॉथ को जरा प्लास्टिक से रब करिए, तो फिर सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लास्टिक के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक चीज, यदि सल्फर को हम लोग छोड़ दें तो प्लास्टिक एक मटेरियल है जिसको किसी भी चीज से रगड़ें तो हमेशा इस प्लास्टिक के ऊपर कैसा चार्ज रहने वाला है, निगेटिव चार्ज रहने वाला है। आ रहा बात समझ में? अब यदि एक्सप्लेन करने की बात है कि आखिर हम लोग जैसे सपोज करो कि ग्लास और सिल्क को ले लेते हैं और रब करते हैं यदि, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आखिर ग्लास के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों? तो इसके लिए हम लोग जो है वो चर्चा कर सकते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, यानी कि ग्लास का जो एटम होगा और उस एटम, भाई एटम है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होंगे और बीच में न्यूक्लियाई होगा, तो इस न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वही काम हम लोग सिल्क के लिए भी ले सकते हैं,
तो यदि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन आके लगे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गए हैं, मतलब ये इनके बीच का लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि ये भाई न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होता होगा इन कंपैरिजन टू सिल्क। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देता होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा ग्लास के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और ये सीरीज हमको ये बताता है कि किस दो मटेरियल को लेंगे और उसको रब करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, इसलिए यहां पर मैंने जो है वो आपको बताया है। ठीक, अच्छा अब बात आती है कि क्या कोई लैबोरेटरी सपोर्ट है कि ये चेक करने का कि कौन सी बॉडी चार्ज है और कौन सी बॉडी चार्ज नहीं है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है बॉडी ए और हमारे पास एक बॉडी है बॉडी बी, अब हमको ये चेक करना है कि कौन सी बॉडी चार्ज है, बॉडी ए चार्ज है कि बॉडी बी चार्ज है। ठीक, या फिर दोनों चार्ज है या फिर दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। यदि हमको ये चेक करना हो तो क्या हम अपने लैब में इसको चेक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, इसको लैब में चेक किया जा सकता है। लैब में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है, एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से जो है वो चेक किया जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? होता क्या है इसमें, देखिए इसमें गोल्ड की लीफ होती है ना, पतली पतली जो है वो गोल्ड की लीफ होती है। ये गोल्ड की दो पतली पतली लीफ होती है। फिर ये दोनों एक मेटल से जुड़ी होती हैं और इस मेटल का ऊपर एक प्लेट होता है। ठीक, और इस पूरे अरेंजमेंट को ग्लास के टनल में बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्ड की लीफ ली गई रहती है बहुत ही हल्की रहती है, तो इसलिए इसको ग्लास मतलब एयर जो है वो उसमें प्रेशर लगा के इसको चिपका न दे, इसके वजह से जो है वो क्या किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है ताकि एयर का प्रेशर इसके ऊपर न बन पाए। ठीक, सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी है ए और हमको चेक करना है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है। बस हमको ये चेक करना, बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है ये नहीं, बॉडी चार्ज है कि नहीं, हमको सिर्फ ये चेक करना है। तो हम लोग करते क्या है कि बॉडी ए को लेकर के आते हैं और बॉडी ए को ले आकर के और हम लोग टच कराते हैं। ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, इस प्लेट पर ये सब मेटल के अरेंजमेंट्स है। अब ये प्लेट पर है, यदि ये बॉडी चार्ज होगी तो ये चार्जेस प्लेट के ऊपर आएंगे। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पूरा चार्ज आएगा। अब ये चार्ज ये मेटल का है तो इसके ऊपर आएगा। फिर से यही चार्ज इन गोल्ड लीव्स के ऊपर भी आएंगे और दोनों गोल्ड लीव्स के ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज यानी कि डिसिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज। और यदि सिमिलर चार्ज आए तो सिमिलर चार्जेस में होता क्या है, रिपल्सन, यानी कि ये जो गोल्ड की लीफ ऐसे है वो और क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। आ रहा समझे? यदि निगेटिव चार्ज हम ले आते हैं तो फिर से वही काम होगा, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, और फिर से इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब कहने का ये है कि लैब में हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ये बॉडी चार्ज है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ क्लास 12th का ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, वो चीज़ भी आप लोग जो है वो बताएंगे। और यदि पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।